शुरुआत की जाए। तो मैं इस गांधी जयंती समारोह के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पटना विश्वविद्यालय के कुलगीत से करना चाहेंगे। आईटी सेल के हमारे अशोक जी और उमर जी पटना विश्वविद्यालय के कुलगीत को वहां से संचालित करेंगे और हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर इस कुलगीत में सम्मिलित होंगे और उसके पश्चात आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई की जाएगी। उमर जी। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय विद्या मंदिर का यह परिसर भरा गर्व से अक्षर अक्षर शब्द शब्द महिमा से मंडित गरिमांकित पंक्ति पंक्ति पर देते हैं आकार नया हम देते हैं आकार नया गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। धन्यवाद। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ और आज पूरा विश्व अहिंसा, सत्य और सादगी के प्रतिरूप राष्ट्रपिता की 156वीं जयंती मना रहा है। बापू के दर्शन ने न केवल भारत की स्वतंत्रता की दिशा तय किया बल्कि दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया। 15वीं शताब्दी में गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचित, जो उनकी पूजा अर्चना का हिस्सा बना, वैष्णव जन तो तेने कहिए। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले कुलगीत के पश्चात पटना विश्वविद्यालय के पूर्व की नंदिता दास से अनुरोध करते हैं कि गांधी के प्रिय भजन इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगी। सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज गांधी जयंती के दिन मुझे भजन गाने का सुअवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर अतुलादित्य पांडे जी का सहृदय धन्यवाद। आज जो मैं भजन प्रस्तुत करने वाली हूँ वो गांधी जी के जीवन लक्ष्यों और आदर्श को परिलक्षित करता है, इसीलिए उन्हें बहुत प्रिय भी था। आपके समक्ष भजन प्रस्तुत है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीदे, वाछ काछ मन निश्चल राखे, वाछ काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जेने मात रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जेने मात रे, जीव हाथ की असत्य न बोले, जीव हाथ की असत्य न बोले, पर धन न बझाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन मान रे, राम नाम सु ताली रे लागी, राम नाम पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। धन्यवाद डॉक्टर नंदिता दास। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को जानकारी के तौर पे डॉक्टर नंदिता दास डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना के तौर पे डॉक्टर नंदिता दास डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी की 1988 और 1990 के सत्र की छात्रा रही हैं, और आपने अपने विषय में 1990 की परीक्षा में जियोलॉजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आपने पाया। वर्तमान में आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में सम्मानित फैकल्टी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब को आग्रह करें, मैं अपनी ओर से और पटना विश्वविद्यालय के आधिकारिक रूप से आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के अनुषद एवं अभिषद और अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पटना विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे कर्मचारी बंधु और छात्र छात्राएं, शोधार्थीगण, पटना विश्वविद्यालय के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1904 को आज ही के दिन हम देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। हम सभी पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी बंधु, छात्र छात्राएं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा में हम सभी जानते हैं कि आज मुख्य वक्ता आज के कार्यक्रम के पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर इम्तियाज अहमद सर का बिहार और गांधी के संदर्भ में व्याख्यान होगा। हम सभी सर के किसी न किसी रूप में छात्र रहे हैं और एक लंबी पीढ़ी छात्र सर के सानिध्य में
इतिहास की शिक्षा प्राप्त की है, शोध में उपाधियां प्राप्त की हैं और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी विद्वता से और इतिहास के संदर्भ में अपने व्याख्यान से आपने विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा किया है। मैं बहुत आदर के साथ, श्रद्धा के साथ अनुरोध करता हूं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, इतिहास विभाग और साथ ही खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर इम्तियाज अहमद सर को कि गांधी और बिहार के संदर्भ में आप अपने विचार गांधी जयंती के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। सर। सभी माननीय डीन्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स और छात्रों एवं छात्राओं, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सबों के साथ मिलकर राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला है। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसके बारे में एक बड़े ही महान व्यक्ति ने ये कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था, generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बहरहाल मेरी ये कोशिश होगी कि कुछ बातें आपके सामने रखूं। और इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊँ, मैं विशेष तौर पर डॉक्टर अतुल आदित्य पांडे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है आपके साथ मिलने का, भले ही वो वर्चुअल वर्ल्ड में हो, और कुछ बातों को कहने का। पटना यूनिवर्सिटी परिवार का मैं भी एक सदस्य रहा हूँ और लंबे समय तक रहा हूँ, तो मेरे लिए वर्चुअली होम कमिंग है और ये बड़ा सुखद आभास है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग। तो कुछ बातें जो हम आपसे कहना चाह रहे थे हम उन पर आते हैं, और ये भी हम पहले कह दें कि ये बातें जो आपके साथ हम अभी शेयर करने जा रहे हैं वो कोई नई नहीं है। ये सारी बातें आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि अच्छी बातों को बार बार दोहराते रहना चाहिए, तो उसी जज्बे के साथ, उसी भावना के साथ आज मेरी ये कोशिश होगी कि गांधी जी के जो वैल्यूज़ रहे हैं उनके बारे में, और ख़ास तौर पर बिहार के साथ उनका जो संबंध रहा है उसके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करें। गांधीयन वैल्यूज़ का जहाँ तक सवाल है ये बहुआयामी है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कुछ ऐसे विशेष बिंदुओं पर बात करने की जो कि बिहार के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे उनका वैश्विक महत्व है, लेकिन उनका व्यवहारिक रूप जब हम देखते हैं तो बिहार की उसमें एक अलग भूमिका बन जाती है। अब जैसे सत्य, अहिंसा है। सत्य गांधी की नज़र में वैसा उच्च नैतिक आदर्श था जो मनुष्य को सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। हाई मॉरल वैल्यूज फॉर राइट गाइडेंस। नॉन वायलेंस या अहिंसा का सीधा अर्थ था कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल का प्रयोग नहीं, हिंसा का प्रयोग नहीं। और सत्याग्रह इन दोनों का मिलन है जो गैर कानूनी या अनैतिक है, जो गैर कानूनी या अनैतिक व्यवस्था है उसको चुनौती दिया जाए, और इसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके, बहिष्कार करके, करों को न देने का फैसला करके, और सबसे बढ़कर मास मोबिलाइजेशन के जरिए जनता के या जो आवाम थे उनके सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, और इस ढंग से चलना कि जो विरोध हो रहा है, जिस व्यक्ति का या जिस व्यवस्था का आप विरोध कर रहे हैं, वो भी अंततः आपके इन नैतिक आदर्शों को या मूल्यों को समझ सके और हो सके तो स्वीकार कर सके। तो ये बड़ा ही एक्टिव इंटरेक्शन था बिटवीन दी
ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। और इसके पीछे जो गाइडिंग जो फोर्स था, जो उसको दिशा देने वाली जो शक्ति थी, वो अहिंसा थी। गांधी जी का इसके साथ साथ और भी कई बातों में अटूट विश्वास था, जैसे मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज में। अभी हम लोग जिस भजन को सुन रहे थे, वैष्णव जन तो तेनी कहिए जो पीर पर आई जाने दे, तो उनका जो एक दृष्टिकोण है मनुष्यों के प्रति, मानव समाज के प्रति, वो इस एक भजन में और खास तौर पर इस पहली पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरों की पीड़ा, इसको आप समझ सकते हैं, तभी आप एक आदर्श मनुष्य हो सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी के जो खुद को एक ट्रू ह्यूमन बीइंग कह सके। माफ कीजिएगा, ये मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो कहीं कहीं पर अंग्रेजी के शब्द हमको मजबूरन शामिल करने पड़ रहे हैं, बट आई होप यू डोंट माइंड इट। तो अब ये जो ह्यूमन वैल्यूज की बात थी, इसमें एक बहुत बड़ा बिंदु था सांप्रदायिक सद्भाव या कम्युनल हार्मनी। भी अलग अलग धर्म हैं जो भारत में हैं या भारत से बाहर भी हैं, उनके प्रति एक पारस्परिक सम्मान, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है। और यहाँ पर वो सर्व धर्म संभावे के विचार से पूरी तरह सहमत थे, या पूरी तरह से उनके दर्शन में ये शामिल था। इसके बाद उन्होंने जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके उद्धार के लिए प्रयास किए। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने उस वर्ग के लिए, जिसे आज हम दलित कहते हैं, हरिजन का शब्द उपयोग किया था, और उनके उद्धार के लिए उन्होंने व्यापक ढंग से प्रयास किया था। इस पर चर्चा हम अभी करेंगे। फिर महिलाएं, जो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उस जमाने में भी थी, लेकिन उस जमाने में उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ था, वो एम्पावर्ड नहीं थी। उनका एम्पावरमेंट और एक ये नैतिक संदेश कि जो अमीर हैं उनका दायित्व बनता है गरीबों के प्रति। समाज के जो लोग आर्थिक मामले में किसी कारण उनसे पीछे रह गए हैं, उनके प्रति भी उनका एक नैतिक दायित्व है, और उसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप या न्यास के बारे में कहा था। अब जहां तक के बिहार का सवाल है, गांधी का बिहार से बड़ा गहरा ताल्लुक था, और वो इस रूप में था कि कई बार गांधी बिहार आए। 1917-18 में पहली बार आए, फिर 1920 में आए, 1921 में आए, 1925 में आए, 1927 में आए, 1934 में आए, 1940 में आए, और फिर 1946-47 के बीच आए। लेकिन इसमें 2-3 यात्रा उनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो चंपारण सत्याग्रह है 1917-18, उसके बाद असहयोग आंदोलन का चरण है 1920-21, फिर जब टेम्पल एंट्री मूवमेंट का उन्होंने नेतृत्व किया बिहार में, 1934 में वो आए। उसी साल वो भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए भी आए, और फिर 1946-47 में जब पूर्वी भारत में एक बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो उसमें लोगों को एक सही दिशा देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को फिर से मनुष्य बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो चंपारण है, असहयोग आंदोलन है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, और कम्युनल हार्मनी है। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर के गांधी का बिहार से विशेष संबंध रहा है। एक बात और मैं यहाँ आपके साथ कहना चाहूँगा कि बिहार का गांधी में, या गांधी के जीवन में, इसलिए बहुत महत्व है कि बिहार ही भारत में गांधी की पहली कर्मभूमि रही है। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार ने गांधी को एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी दी। चंपारण सत्याग्रह के पहले भारत में लोग गांधी को जानते थे, मगर कम, और खुद गांधी भी भारत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। जब वो बिहार आए तो वो लिखते हैं
कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि नील की खेती कैसे होती है, कहाँ होती है, और उससे भी बढ़कर उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो कृषक नील की खेती से जुड़े हैं उनके जीवन में कितना कष्ट था, कितना दुख था। उन्होंने लिखा है कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे देखकर अफसोस हुआ कि इन लोगों का जीवन पशुओं से भी बदतर है। भूख और बीमारी यही इनकी नियति है। तो हिंदुस्तान की जो गरीबी थी, हिंदुस्तान के लोगों की जो बुनियादी समस्या थी, उसका जो एक्सपोजर गांधी के सामने हुआ वो बिहार में हुआ। और इससे फिर गांधी ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया और लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ संघर्ष का उसने प्रयास बिहार से ही उन्होंने शुरू किया। और इसके बाद गांधी धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गए। और ऐसे लोग जो उनसे पहले से भी कांग्रेस में शामिल थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल थे, या राष्ट्रीय आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़े थे, वो सब उनके आगे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। हम इनसिग्निफिकेंट तो नहीं कहेंगे, मगर लेस सिग्निफिकेंट बन गए। और गांधी बिना किसी संदेह के सबसे टावरिंग फिगर हो गए राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये आइडेंटिटी, ये टावरिंग आइडेंटिटी बिहार ने गांधी को दी। दूसरी बात आप ये भी देखिएगा कि गांधी ने भी बिहार में ही सत्याग्रह के सफल प्रयोग से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। आप ये जानते हैं कि 1915 में जब गांधी हिंदुस्तान लौटे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। इससे कुछ पहले क्रांतिकारी जो युवा थे, जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे, वो हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। बिहार को आप देखें तो 1908 में मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था। तो एक ऐसा माहौल था जहाँ के वायलेंस था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश में भी, बिहार में भी। लेकिन गांधी ने यहाँ पर एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल अनोखा विकल्प दिया जो कि अहिंसा पर आधारित था। और फिर यही अहिंसा और सत्याग्रह का जो विचार था वो राष्ट्रीय आंदोलन का गाइडिंग फैक्टर बन गया। बिहार, जैसा कि आप जानते हैं, 1857 के संघर्ष में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान बिहार का रहा था। लेकिन उसके बाद लगभग 60 वर्षों तक बिहार बिल्कुल खामोश था। और बिहार को दोबारा जगाने का काम गांधी ने किया और सत्याग्रह ने किया। तो बिहार ने गांधी को बहुत कुछ दिया, गांधी ने बिहार को बहुत कुछ दिया, और ये सारी चीजें एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, नैतिक आदर्श। और यहाँ पर ये आदर्श स्वतंत्रता था, नैतिक आदर्श की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक ढंग से संघर्ष करना। चंपारण के बारे में कुछ बातों को हम संक्षेप में आपसे कहें। चंपारण में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो संघर्ष था उसको एक नैतिक स्तर प्रदान किया। चंपारण सिर्फ अपनी शिकायतों के निदान का संघर्ष नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्य या ह्यूमन वैल्यूज जो थे उनको बनाए रखने का, उनको बचाए रखने का प्रयास था। और आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में 1915 में गांधी जी ने वहाँ की जो नस्ल भेद की नीति थी, अपार्थेड की नीति थी, ब्लैक्स के खिलाफ जो नीति थी, उसका विरोध किया था। और इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जो डिग्निटी है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, मनुष्य का जो सम्मान है, वो सबों के लिए एक जैसा है और उसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चंपारण में भी गांधी ने इसी बात पर जोर दिया कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है, जो ह्यूमिलिएशन है भारत के लोगों का, भारत के गरीबों का, किसानों का, वो मानवीय मूल्यों के विपरीत है। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उनके पर ज्यादा कर लग रहा था या उनको जबरदस्ती खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तिनकठिया व्यवस्था के अधीन, बल्कि बुनियादी सवाल ये था कि क्या वो एक ऐसा जीवन बिताने का हक रखते हैं या नहीं जो इंसानों का जीवन होता है। इसी को गांधी ने अपने संघर्ष का आधार बनाया और उसके जो तर्क है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह कि गांधी ने जो संघर्ष किया चंपारण में, वो एक नैतिक संघर्ष तो था ही, वो एक कानूनी संघर्ष भी था।
गांधी वकील थे, आप जानते हैं। तो गांधी जब चंपारण पहुंचे तो उन्होंने पहले जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो नील की खेती कराने वाले जमींदार थे, उनसे संपर्क किया, कृषकों की समस्याओं का निदान करने के लिए उनसे बात की। फिर किसानों की जो बातें थी, उनकी जो शिकायतें थी, उसको दर्ज किया। 8,000 किसानों से वो मिले और उसमें उनके साथ बहुत लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बृजकिशोर प्रसाद थे, और भी लोग थे। तो गांधी ने शिकायतें दर्ज की और उस आधार पर ये मांग की कि किसानों को इस शोषणपूर्ण व्यवस्था से छुटकारा दिया मिलना चाहिए। ये बात नहीं मानी गई। गांधी को ये कहा गया कि आप शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वापस लौट जाएं। 144 धारा लगा दी गई। गांधी वापस नहीं लौटे, उन पर मुकदमा चला। और वहां जो उन्होंने अपने डिफेंस में जो बातें कही हैं, थोड़ा लंबा एक्सट्रैक्ट है, मैं उसका सिर्फ मैं बेसिक जो पॉइंट है वो आपसे कह रहा हूँ। उनका ये कहना था कि कानून तो हमने तोड़ा है, मगर कानून हमने इसलिए तोड़ा है कि मेरे ऊपर एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। हम जब यहाँ आए थे तो इस वादे के साथ आए थे कि इन लोगों की जो तकलीफ है उसको हम दूर करेंगे, और जब तक वो वादा हम पूरा नहीं करते हैं हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और हम ये नहीं समझते कि मेरे, तो एक ऐसे मॉरल लेवल पर उन्होंने ला करके सरकार को खड़ा कर दिया कि जहाँ बहुत मुश्किल था उनके खिलाफ कोई ज्यादा कार्रवाई करना, और यही वजह है कि बिना किसी शर्त के उनको जमानत मिल गई और फिर वो अपना काम करने लगे। और उसके नतीजे में ये हुआ कि 1918 में चंपारण एग्रीगेशन एक्ट पारित हुआ। उसके पहले कमेटी बनी थी, गांधी भी उसके सदस्य थे, और इस एक्ट के द्वारा जो किसान थे उस क्षेत्र के, उनकी बहुत सारी तकलीफें दूर हुई। तिनकठिया को अनिवार्य नहीं बनाया गया, नील की खेती को अनिवार्य नहीं बनाया गया, और बहुत सारे जो कर लगते थे उनको खत्म किया गया। तो ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गांधी के प्रयासों से खत्म हुआ। और ये इसलिए खत्म नहीं हुआ कि सिर्फ ये एक राजनीतिक लड़ाई थी, बल्कि इसलिए कि एक नैतिक लड़ाई भी थी, और इसका आधार बिल्कुल कानूनी तौर पर मजबूत था। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गांधी ने प्रोड्यूस किए थे, किसानों की शिकायत क्या थी, क्या उनके साथ तकलीफें थी, सबको बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करके उन्होंने अपना तर्क रखा। तो ये पहली बार ऐसा मौका हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में जहाँ इतना वेल डॉक्यूमेंटेड और इतना थॉरो लीगल प्रोसेस अपना करके सरकार से किसी मांग को रखा गया। चंपारण में और भी कई बातें हैं। गांधी ने जो अनजस्ट सिस्टम था उसका विरोध तो किया, मगर उस विरोध में वो सहयोग से अलग नहीं थे। यानी वो ये चाहते थे कि जो सुधार हो उसमें जहां पर उनकी जरूरत हो वहां पर सहयोग करें, और इसीलिए वो कमेटी के मेंबर भी बने। असहयोग का चरण बाद में आया। चंपारण में गांधी ने जो आम किसान थे, जो अनपढ़ किसान थे, उनको भी मोबिलाइज किया और उनमें अपने अधिकारों की एक चेतना जगाई। पॉलिटिकली वो बहुत अवेयर नहीं थे जो किसान थे, लेकिन एक सामाजिक चेतना कि भाई वो भी मनुष्य है, उनको भी मनुष्यों का जीवन जीने का अधिकार है, और ये चेतना कि उनके साथ जो शोषण और उत्पीड़न हो रहा है उसका विरोध करने का भी उनको अधिकार है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो चंपारण में गांधी के आने के बाद हुआ। एक और बात जो आपको याद होगी कि गांधी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उसकी शुरुआत बिहार में ही होती है, उसकी रूपरेखा और विकसित होती है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो बिहार में शुरू होती हैं। मिसाल के तौर पर स्कूलों की स्थापना, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के क्रम में 3 स्कूल स्थापित किए। एक परहड़वा लखनसेन में था, और दूसरा भिटिहरवा में था, और तीसरा मधुबन में था। 3 उन्होंने स्कूल खोले। इसके अलावा गांव के लोगों को उन्होंने पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस, सफाई और स्वच्छता के लिए ट्रेन किया, उसकी जानकारी उन्हें दी। मोतिहारी में उन्होंने एक हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश किया, और ग्रामीण स्वच्छता या रूरल क्लीनलीनेस की जो बात आज हम करते हैं, गांव के लोगों को भी स्वच्छ जीवन मिले, इस बात पर जो हम लोग बल देते हैं,
ये कहीं ना कहीं चंपारण में गांधी के आंदोलन के साथ एक बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। तो गांधी ने, जैसा कि हमने आपसे कहा, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जो जीवन के वैल्यूज थे, जो जीवन का लेवल था, स्टैंडर्ड था जिंदगी का, उसको और बेहतर बनाने में भी सफलता पाई। तीसरी बात जो फिर बिहार से संबंधित है वो ये, अभी मैंने आपसे कहा कि 1857 के बाद बिहार लगभग 60 वर्षों तक बिल्कुल शांत रहा, लेकिन चंपारण सत्याग्रह ने बिहार में एक नई जिंदगी डाल दी। अब बिहार राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में आ गया। बिहार में एक नया नेतृत्व उभरा, नए युवा नेता उभरे, जो बाद में बड़े ऊंचे स्तर तक गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ब्रज किशोर प्रसाद हैं, मजहरुल हक हैं। और गांधी जी ने इन्हें सिर्फ राजनीतिक नेता के रूप में नहीं ट्रेन किया, इन्हें सत्याग्रही के रूप में ट्रेन किया। यानी जिस उद्देश्य से वो सरकार का विरोध करेंगे, उसमें वो उसी नैतिक आदर्श को लेकर चलेंगे जो गांधी के मूल्यों का आधार थे। तो ये एक चरण था। फिर जो दूसरा चरण है गांधी का, वो असहयोग आंदोलन के समय में सामने आता है। और आप यहाँ देखें कि गांधी जो पहले कोऑपरेटर थे, अब नॉन कोऑपरेटर बन जाते हैं, सहयोग से असहयोग की ओर चले जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो परिवर्तन बिंदु आया, जो डिसाइडिंग पॉइंट था, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी ने उसके बारे में कहा है कि ये शैतान का काम है, और जो ईश्वर से जुड़ा हुआ मनुष्य है वो शैतान का साथ नहीं दे सकता। तो असहयोग आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया, और इसके बड़े दूरगामी उद्देश्य थे, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, सरकारी समारोहों और फंक्शंस का बहिष्कार, इलेक्शंस का बहिष्कार, जो उपाधियां दी गई थी उनका परित्याग। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन गांधी ने इसके साथ एक विकल्प भी प्रस्तुत किया था। तो अगर हम असहयोग कर रहे हैं या अगर हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है। और बिहार में ये दूसरा रास्ता बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया। जिस समय सहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। और आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान को न्याय दिलाना था। तुर्की का सुल्तान मुसलमानों का खलीफा भी समझा जाता था, उनका धार्मिक प्रधान भी समझा जाता था। हालांकि ये बात बहुत भ्रमपूर्ण है, लेकिन उस बहस में हम नहीं जाएंगे। तो खलीफा या तुर्की के सुल्तान के प्रति जो अन्याय हुआ था, उसका विरोध खिलाफत आंदोलन में हो रहा था। और असहयोग आंदोलन में गांधी ने स्वराज की मांग को रखा था, खलीफा के साथ इंसाफ की मांग को रखा था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो लोग उत्तरदायी थे उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का, और जो लोग पीड़ित हुए थे उनको राहत देने की बात गांधी ने कही। 3 पॉइंट्स थे। तो बिहार में ऐसा हुआ कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और छात्रों ने जब कॉलेजों और स्कूलों का बहिष्कार किया, तो एक विकल्प बिहार में, पटना में प्रस्तुत हुआ, और ये बिहार विद्यापीठ के रूप में था। उसका घटनाक्रम यह है कि 1920 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसके कुछ समय बाद जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग था पटना में, उसके छात्र अपना क्लास बॉयकॉट करके बाहर चले आए थे, जुलूस में जा रहे थे। और उनका गुजर हुआ आज जो मजहरुल हक पथ है या जो फ्रेजर रोड थे, वहीं पर मजहरुल हक की कोठी थी, आज थोड़ा सा हिस्सा उसका भी आप देख सकते हैं। वहाँ से ये गुजरे तो मजहरुल हक के पास ही गए, और इन्होंने कहा कि हमने तो अपना कॉलेज छोड़ दिया है, हमारे पास अब क्या विकल्प है। तो मजहरुल हक ने कुर्जी में, जहाँ उनके आम के बाग थे, एक छोटा सा सेंटर बनाया, और उसको उन्होंने सदाकत आश्रम का नाम दिया। और आप जानते हैं कि यही सदाकत आश्रम पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की जो गतिविधियां रही हैं उसका केंद्र बिंदु रहा। और इसी के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना हुई। और बिहार विद्यापीठ का इतना महत्व था गांधी की नज़र में कि इसके उद्घाटन के लिए वो खुद बिहार आए थे, और इसकी स्थापना के लिए उन्होंने एक अच्छी रकम चंदे के तौर पर जमा भी की थी। ये जो
नई संस्था बनी बिहार विद्यापीठ। इससे बहुत सारे स्कूल एफिलिएटेड थे, कॉलेजेस थे, इसके चांसलर मजहरुल हक थे, राजेंद्र प्रसाद इसमें वाइस चांसलर थे, ब्रजकिशोर प्रसाद रजिस्ट्रार थे एंड सो ऑन। और एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है जो बिहार विद्यापीठ से जुड़ा है वो जयप्रकाश नारायण का है, जो यहाँ से पास होने वाले पहले ग्रेजुएट थे। तो बिहार विद्यापीठ ने उस ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को प्रस्तुत किया बिहार में, जो सरकारी शैक्षिक केंद्रों का बहिष्कार करने के बाद नौजवानों के लिए एक नया विकल्प प्रस्तुत कर सकता था, एक नई राह दे सकता था। दूसरी और दिलचस्प बात है जो बिहार से ही जुड़ी, आपको और कहीं ये मिसाल नहीं मिलेगी, कि जब सरकारी अदालतों के बहिष्कार की बात हुई तो जाहिर है बहुत से लोगों ने अदालतों का बहिष्कार किया, लेकिन बिहार में एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी विकसित हुआ और फुलवारी में इमारत शरिया की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य यह था कि सरकारी अदालतों से बाहर एक ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थापना हो जहां के लोग अपने मुकदमों का फैसला करा सकें स्वैच्छिक रूप से। वो उसका कोई मैंडेटरी जुरिसडिक्शन नहीं था। और आपको शायद ये पता हो कि 100 साल से ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन आज भी ये संस्था काम कर रही है और इसके अधिकार क्षेत्र में उड़ीसा और झारखंड के भी क्षेत्र शामिल हैं, जो 1921 में बिहार का हिस्सा था। ऐसी कोई दूसरी संस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो इस ढंग से काम कर रही है। और फिर इसके बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी हैं और बहुत सारी चीज़ों में जाने का समय नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर आपसे हम कहेंगे कि बिहार में जो कुछ हो रहा था उसको गांधी ने अपने एक आर्टिकल में, यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में गांधी ने कहा था, लिखा था बल्कि, कि बिहार में जो कुछ हो रहा है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। तो ये सर्टिफिकेशन गांधी का बिहार को प्राप्त है। इसके बाद की जो 2 यात्राएं हैं गांधी की, जो 2 घटनाएं, उनमें ये यूफोरिया खत्म हो गया है, एक डिसइल्यूजनमेंट, एक मोह भंग की कैफियत आ गई है। संक्षेप में सिर्फ उसको हम कहेंगे। 1934 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट के सिलसिले में गांधी बिहार आए। उद्देश्य ये था कि जो लोग उस समय अस्पृश्य समझे जाते थे उनको मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिले, लेकिन गांधी को यहाँ विरोध का सामना करना पड़ा। और देवघर में, उस समय देवघर बिहार में ही था, 25 अप्रैल 1934 को गांधी पर हमला हुआ और गांधी तो बच गए, लेकिन जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उसे बुरी तरह तोड़ दिया गया। गांधी के लिए बात बहुत ही दुखदायक थी और यही वजह है कि जब दिसंबर में उसी साल भूकंप आया और बिहार में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई, तो गांधी लोगों को सांत्वना देने के लिए आए, मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भूकंप है ये तुम्हारे ही पापों का फल है, जो अन्याय तुम करते हो दूसरों लोगों के साथ, तो ईश्वर ने तुमको इसी की सजा दी। उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन गांधी इतने दुखी थे कि उन्होंने ये माना कि जो अर्थक्वेक है वो एक तरह से डिवाइन रेट्रिब्यूशन है, इसलिए यहाँ के लोग अपने ही बीच के जो कमजोर लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। ये पहला गांधी का डिसइल्यूजनमेंट था बिहार से। फिर 1946-47 में जब सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी तो वो बिहार आए थे और यहीं पटना में रहकर उन्होंने अपनी प्रार्थना सभाओं में शांति के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था। जो जगह भी राइट्स हुए थे जहाँ पर, वहाँ भी वो गए थे लोगों को सांत्वना देने के लिए। लेकिन इस बात का उन्हें एहसास था कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद कुछ ज़्यादा नतीजा नहीं निकल रहा है। तो एक आखिरी इंटरव्यू उनका है जो कि उन्होंने 2 अक्टूबर 1947 को दिया था, आज़ादी के बाद दिया था, और उसमें उन्होंने उस पत्रकार से कहा था, उनके शब्द हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे आंसुओं की इस घाटी से और इस हिंसा से, जिसमें के मनुष्य बर्बर बनकर मनुष्य की हत्या कर रहा है, उसका एक असहाय दर्शक बनाकर न रखे और इस बर्बरता का मुझे अब और साक्षी न बनाए। बिहार भी वो आए और बिहार में भी उनको मायूसी मिली। वो बिहार जो उनके लिए इतना प्रिय था, वहाँ वो अपने एक लेख में लिखते हैं कि थोड़ा पहले की बात है, हरिजन का एक इशू है 6 अक्टूबर 1946 का। इसमें लिखते हैं, I own my defeat on that point, यानी सांप्रदायिक हिंसा जो बढ़ गई थी और सांप्रदायिक सद्भाव जो टूट गया था,
I own my defeat on that point. I know that mine today is a voice in wilderness, and yet I claim that mine is the only practicable solution. आशा उन्होंने नहीं त्यागी थी। ठीक है कि वो उस समय बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, मगर उनका ये मानना था कि जो उनका विचार है, जो उनका तर्क है, वही एक प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन हो सकता है। तो ये गांधी का एक तरह से अंतिम संदेश था बिहार के प्रति। और आज जब हम लोग गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए कि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, वो बहुधर्मी है। अनेक धर्मों का यहाँ कुछ का उदय हुआ, कुछ का यहाँ व्यापक विकास हुआ, और इन सब के बीच एक हार्मनी, एक सद्भाव बना रहा। ये बिहार की अपनी पहचान है, और ये पहचान आज से नहीं, अशोक महान के जमाने से है, जब उसने धम्म नीति के माध्यम से सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात की। ये विचार सूफी संतों का भी रहा, जिन्होंने मध्यकाल में मानव प्रेम और मानव सेवा का उपदेश दिया, और फिर ये गांधी की कर्मभूमि भी है। इस नाते बिहार का मेरे ख्याल से एक विशेष दायित्व बनता है कि गांधी ने जो एक आशाजनक बात कही थी, जो एक ऑप्टिमिज्म व्यक्त किया था कि माइंड इज द ओनली प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि बिहार गांधी के इस ऑप्टिमिज्म को, गांधी के इस आशावादी विचार को एक वास्तविकता में बदल दे। और हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सभी शिक्षक समुदाय के लोग हैं, हम जो युवा हैं उनसे बराबर इंटरैक्ट करते हैं, उनके सोचने के ढंग को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का एक दायित्व है कि गांधी का ये जो एक संदेश था, जो ह्यूमन वैल्यूज थे गांधी के संदेश में, जो सद्भाव और समरसता का उपदेश था गांधी के विचारों में, उसको खुद भी समझें, स्वीकार करें, और नए आने वाली नस्ल को, जो नए जनरेशन आ रहे हैं, उनको भी इसके महत्व को समझाएं, और उनका जो दायित्व होता है देश के प्रति, समाज के प्रति, इस पूरी मानवता के प्रति, उसका उन्हें बोध कराएं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, और मेरा ख्याल है अतुल साहब के जो वक्त मुझे दिया गया था, मैंने उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस इंटरेक्शन में शामिल होने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक श्रेष्ठतम इतिहासकार के रूप में आपने गांधी जी के जो बिहार में राजनीति के संदर्भ में, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में और जनमानस में जो एक जागृति के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उसके संदर्भ में आपने विस्तार से हम सबों को जानकारी दी है। और साथ ही साथ एक भारत की स्वतंत्रता के लीडर होने के साथ साथ उनके जो गांधी के जो मूल्य हैं, वो आज भी हम सभी स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, और उन मूल्यों पे चढ़कर हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपने सही कहा कि बापू के दर्शन ने न केवल भारत की स्वतंत्रता की दिशा तय किया, बल्कि दुनिया भर में नागरिकों और नागरिक के अधिकारों के आंदोलन को भी उन्होंने प्रेरित किया है। और इतिहास के दृष्टिकोण से वर्तमान परिदृश्य में हम सभी गांधी के मूल्यों को आज भी उतने ही प्रासंगिक मानते हैं, और आने वाली पीढ़ी और पूरे दुनिया में गांधी के मूल्यों की चर्चा होती रही है और आगे भी होती रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक संयोजक के रूप में मुझे नामित किया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मुझे अधिकृत किया। माननीय कुलपति महोदय अत्यावश्यक कार्य से अभी मुख्यालय से बाहर हैं, और उन्होंने मुझसे ये निर्देश दिया कि आज आपकी प्रस्तुति के पश्चात पटना विश्वविद्यालय की ओर से डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जियोलॉजी प्रोफेसर अनिल कुमार सर अपनी एक समापन टिप्पणी या कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज के इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर अनिल कुमार जी से कि आप अपनी बातें और कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई। सबसे पहले मैं इम्तियाज सर को
बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना इसलिए कि आपने हम सबों को बहुत अच्छी अच्छी बातें गांधी जी के बारे में बताया। आपने जिस तरह से गांधी और बिहार को जोड़ा, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और पूरे बिहार और गांधी जी के साथ जो कुछ भी था उसको आपने अपने शब्दों में बहुत ही संक्षेप में हम सबों को बहुत सारी बातें बताई। हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि गांधी जी को हम लोग पूरे बिहार में अभी देख रहे हैं। इस तरह से आपका व्याख्यान था, अपने आप में बहुत ही सराहनीय व्याख्यान था। आपने हम सबों को बहुत कुछ बताया। मैं आज के संदर्भ में यह आपके व्याख्यान को सुनने के बाद मुझे लगा कि आज के संदर्भ में भी गांधी की जरूरत है बिहार के अंदर। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि देश को एक दिशा दिया था और सच पूछिए तो गांधी जी को भी उन्होंने को बिहार ने दिशा दिया। वह गांधी आज वो बिहार दिशाहीन हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आज भी गांधी की जरूरत है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चंपारण से जब वो लौटे तो उसके बाद उन्होंने कई बार बिहार का दौरा किया और उसमें उन्होंने स्कूल को खोलने का संकल्प लिया और बिहार के अंदर सबसे पहले उन्होंने 3 स्कूल खोले। स्कूल खोलने का उद्देश्य ही है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, और जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक किसी भी समाज का विकास नहीं होगा, ये उनकी सोच थी। और इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूल जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था उनको त्यागने के लिए इस तरह की बात किए थे और अपना स्कूल खोल रहे थे। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात हम सभी आज तक याद करते हैं, अहिंसक सत्याग्रह की बात आपने कहा और गांधी इसके लिए जाने जाते हैं और यह भी बिहार से ही शुरू हुआ था। और यदि आज गांधी हैं तो उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, ये आपने भी कहा और हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में आज सभी शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं, सभी शिक्षक बैठे हैं और आज बिहार की स्थिति आपसे भी नहीं छुपी है। आप भी पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं और बड़े शिक्षाविद रहे हैं, बड़े इतिहासकार हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आज शिक्षा की जो दयनीय स्थिति बन गई है उस पर हम सबों को गौर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि हम सभी आज गांधी जी को याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सभी शिक्षक, हम सभी छात्र और यहाँ जो भी इसमें जुड़े लोग हैं वो बिहार के लोग जुड़े हैं, ये सभी बिहार के शिक्षा पर ध्यान देंगे तो आज मुझको लगता है कि बिहार जिस दौर से गुजर रहा है उससे बाहर निकलेगा। और इसमें मुझको कोई भी राजनेताओं के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है जब तक कि शिक्षक आगे ना आवे। शिक्षकों को और समाज को आगे आना होगा। एक और बड़ी अच्छी बात आपने कही थी सर, जो कि मुझे लगा कि ये चंपारण यात्रा में उन्होंने जो गरीबी देखी और वहां पे गरीब किसान और मजदूरों के लिए उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह किया। मुझे लगता है कि आजादी के पहले बिहार जितना गरीब था आज भी कंपैरेटिवली उसी गरीबी की स्थिति में बिहार है। ऐसा क्यों है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्या गांधी जी जिस समय यह आंदोलन किए और बिहार के गरीब मजदूरों को देखकर अपना लिबास तक बदल दिया और उन्होंने यह कह दिया कि जब तक पूरे देश के आम जनता, आम पब्लिक के वस्त्र नहीं होगा तब तक हम वस्त्र धारण पूरा नहीं करेंगे। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया था और उस त्याग का नतीजा पूरे देश में विकास हुआ, पूरे देश में गरीबी खत्म होती चली जा रही है, दिखती है, लेकिन बिहार में गरीबी और अधिक बढ़ती ही जा रही है। शायद इसमें मैं समझता हूं कि हम शिक्षाविद आगे नहीं आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम अपने राजनेताओं पे और ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड हो गए हैं। हमें समाज को सुधारने के लिए आगे आना चाहिए और गांधी के विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये यदि आप जिस तरह से बताया उसी को मैं ध्यान में रख के कहता हूं कि आज हम सबों को आगे आना चाहिए
समाज में गांधी के विचारों को रखने के लिए और उस विचार पर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सही रूप में अब गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ इम्तियाज सर को मैं बधाई देता हूं कि आपने हम सबों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपसे हम लोग हमेशा सुनते रहेंगे। आपके निर्देश पे कहिए, दिशा निर्देश पे हम सभी आगे बढ़ेंगे और आपको हम लोग और भी सुनने के लिए फिर हम लोग बुलाएंगे अपने विश्वविद्यालय में। आपके विश्वविद्यालय आपका विश्वविद्यालय है, आप जिस तरह से आगे बताएंगे उस तरह से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं सभी शिक्षकों के तरफ से, पटना विश्वविद्यालय के तरफ से आपको फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार जी, आपने अपनी बातों को रखा और गांधी जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के विषय में आपने जो बातें रखी, आगे उस पर और अधिक कार्य होना है। कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व मैं डॉक्टर ज्ञान बहादुर चांद जी से अनुरोध करता हूं कि आप औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर जी.बी. चांद। नमस्कार सर। परम आदरणीय डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी एवं खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के भूतपूर्व निदेशक एवं आज के समारोह के मुख्य वक्ता, आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार जी, संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण पटना विश्वविद्यालय, अध्यक्ष भूगर्भ शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय एवं आज के समारोह के अध्यक्ष, आदरणीय प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे, प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग, निदेशक मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर पटना विश्वविद्यालय एवं आज के समारोह के संयोजक, आज के समारोह में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए पटना विश्वविद्यालय के अभिषद, अनुषद एवं विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्षगण, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, विभिन्न महाविद्यालयों के सम्मानित प्राचार्यगण, विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक वृंद, पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी, सभी शोधार्थीगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रेस एवं मीडिया पर्सन्स। सर्वप्रथम मैं पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह 2025 में ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित होने के लिए तथा आपकी सहभागिता हेतु आयोजन समिति की ओर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही भारतवर्ष के द्वितीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सरल व्यक्तित्व का परिचय हमें इसी के माध्यम से हो जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हमें उनके द्वारा बताए गए आदर्शों एवं गांधीवादी दर्शन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। गांधीवाद अहिंसा, सत्य, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर आधारित है, जो वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक ध्रुवीकृत और हिंसक विश्व के लिए शांति, सद्भाव एवं सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। गांधीवादी विचारधारा एवं दर्शन के 4 मूलभूत आधार सत्य, अहिंसा, सर्वोदय एवं सत्याग्रह हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझावों को कई आधुनिक लोकतंत्रों ने अपनाया है। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना है। सर्वप्रथम मैं आज के समारोह के मुख्य वक्ता डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर, रिटायर्ड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के भूतपूर्व निदेशक के प्रति अपना आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर गांधी एवं बिहार जैसे सामयिक एवं ज्वलंत विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराया। बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर मेडिएवल इंडिया एवं हिस्ट्री ऑफ बिहार विषय के एक लब्ध प्रतिष्ठित हस्ताक्षर रहे हैं। आपने सर हमें बताया कि बिहार का गांधी जी के जीवन में विशेष अर्थ है और इसे आपने अपने तर्कों से और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त भी कराया।
चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी के दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी तथा पूर्ण रूपेण राष्ट्रवादी नेता के रूप में उन्हें एक टावरिंग आइडेंटिटी प्रदान की। इसमें सर कोई दो राय नहीं। बदले में गांधी जी ने वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की विशेष भूमिका हेतु जागृति प्रदान की। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत भी बिहार राज्य से ही हुई है। बिहार विद्यापीठ जैसी संस्थान के प्रादुर्भाव के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय यहाँ के युवकों को शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु एक नया विकल्प दिया था। गांधी जी की बिहार की यात्राओं की क्रमबद्ध रूपरेखा एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका से आपने हमें रूबरू कराया। हम सभी आपकी उपस्थिति एवं आपके आशीर्वचनों के लिए कृतज्ञ हैं। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार सर, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण पटना विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष भूगर्भ शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज अपने अध्यक्षीय संबोधन से हमें अनुग्रहित किया। आज के समारोह के संयोजक प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे, निदेशक मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र पटना विश्वविद्यालय के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने गांधी जयंती समारोह 2025 का सफलतापूर्वक संयोजन किया। किसी भी कार्यक्रम की सफलता का श्रेय श्रोताओं की गुणवत्ता एवं उनकी सार्थक सहभागिता पर निर्भर करती है। आयोजन समिति की ओर से मैं आज के समारोह में सम्मिलित सभी सम्मानित सहकर्मी शिक्षकगण, शिक्षकेतर विंग, शोधार्थीगण, छात्र एवं छात्राओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर नंदिता दास जी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी सुमधुर स्वर से हम सबों को मंत्रमुग्ध किया तथा आज के कार्यक्रम का आगाज किया। अंत में पटना विश्वविद्यालय के आईटी सेल के इंचार्ज एवं अन्य स्टाफ मेंबर के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सार्थक प्रयास से आज यह ऑनलाइन मोड में गांधी जयंती समारोह का सफल आयोजन किया जा सका। आज विजयादशमी के अवसर पर आप सबों को विशेष शुभकामनाएं इन पंक्तियों के साथ देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान में सम्मिलित होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।